दो घमंडी देवरानी और एक बेचारी जेठानी। अंजलि आटे का डिब्बा उतार रही थी कि उसका सारा आटा गिर जाता है। यह देखकर कविता कहती है, हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा, गिरा दिया सारा आटा। अरे फ्री का आटा है क्या? मेरा बेटा मेहनत से लेकर आता है और तूने इसे बर्बाद कर दिया। कहीं अपने कालेपन को छुपाने के लिए तो तूने आटा अपने मुंह पर नहीं लगा लिया, कलमुही सी। माँ जी, भला आप ये कैसी बातें कर रही हैं? 2 साल हो गए लेकिन आपने मुझे कलमुही बोलना नहीं छोड़ा। अरे आप कब तक मुझे ऐसे ही सुनाती रहेंगी? बस भी कीजिए। और मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, मेरा पैर फिसल गया था इसलिए आटा गिर गया। बहाने बनाने के लिए तो तेरे पास बहुत जवाब है। अब जल्दी से ये रसोई साफ कर। और हाँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, उसके बाद पैर दबा। जी माँ जी। ये कहकर अंजलि पहले खुद को साफ करती है, उसके बाद रसोई को साफ करती है। काम करने के बाद वो अपनी सास के पैर दबाती है। वक्त गुजरता है, कविता कभी उसे अपनी बहू नहीं समझती, हमेशा उसे कालेपन का ताना देती है। वहीं दूसरी ओर कविता अपने दोनों बेटों के लिए अच्छे घर की अमीर और गोरी चिट्टी लड़कियों को देखकर उनकी शादी अपने बेटे से करवा देती है। जैसे ही वो गृह प्रवेश करके घर में आती हैं, तो सामने खड़ी अंजलि को देखकर आकांक्षा कहती है, ओहो, ये काली सी लड़की कौन है सामने माँ जी? इसको देखकर तो जले हुए कटोरी की याद आ रही है। नहीं बहन, वो नहीं, ये तो काले कोयले से भी ज्यादा काली लग रही है। हाँ बहू, ये वही जो तुमने बोला है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ, ये तुम्हारी बड़ी जेठानी है। व्हाट? ये हमारी जेठानी है? कैसे माँ जी? हाँ, आपने कैसे जेठ जी की शादी ऐसी काली बहू से कर दी? पर जरा हमारी शक्ल और इनको देखिए। अगर कल को आपकी तीनों बहू एक साथ खड़ी होंगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे, बेइज्जती होगी वो अलग। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर इसके साथ खड़े रहने की क्या जरूरत है? तुम दोनों अपने में अलग मस्ती करना, इसको रहने दो अकेली। कड़ी क्या हो तुम दोनों? मेरी प्यारी सी गोरी बहू, पूरा ईद का चांद लग रही हो। जाओ जाकर अब आराम करो। सास की ऐसी बातें सुनकर अंजलि की पलकें भीग जाती हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर दोनों नई बहुएं भी अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन काली बहू जल्दी उठकर रोज की तरह अपना सारा काम कर देती है और सबका खाना भी बनाकर तैयार कर लेती है। वहीं दोनों गोरी बहुएं ढेर सारा मेकअप करके सीधा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, बहुत भूख लग रही है, खाना कहाँ है? कोई बनाएगा नहीं क्या? मेरा तो पास्ता खाने का मन कर रहा है, माँ जी कुछ कीजिए। अरे तुम दोनों बहुओं ने कुछ नहीं बनाया क्या? पहली रसोई में नई बहू को कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। खैर छोड़ो, क्या जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी करवाती हूँ। अरे ओ अंजलि, कहाँ मर गई? खाना कहाँ है? भूखा मारेगी क्या आज के दिन हम सबको? तभी हड़बड़ाहट में अंजलि खाना लेकर आती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना मैंने बना दिया था, बस लेकर ही आ रही थी मैं। अरे तुम दोनों यहाँ पर भी पहली रसोई का खाना नहीं बनाओगी क्या? माँ जी फिर तुम्हें शगुन देंगी। कोई मदद चाहिए तो मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। अच्छा, अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं? जब माँ जी ने हमें पहली रसोई का खाना बनाने के लिए नहीं कहा तो तुम कौन से खेत की मूली हो? जाओ जाकर बना कर लाओ। सुनाई नहीं देता क्या? जाकर मेरी गोरी बहुओं के लिए खाना बना। हाँ, जब कुछ बनाओ तो अच्छे से बनाना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी काली सूरत की वजह से खाना भी काला हो जाए, जल जाए। सुन लिया ना? अब जा जल्दी से बना कर ला। इस बात पर अंजलि को कालेपन का ताना कभी उसकी घमंडी देवरानी देती तो कभी सास। तभी वो अपनी दोनों घमंडी देवरानियों को उनका मनपसंद खाना बनाकर दे देती है। वक्त बदलता है, कविता अपनी दोनों बहुरानी को बहुत प्यार करती है। उनके गोरेपन की प्रशंसा बाहर पड़ोसियों से करती है। साथ ही अंजलि बहू को ताने मारना तो उसने कभी नहीं छोड़ा। उस पर बहुत अत्याचार करती है और सारा देवरानियों का काम उससे करवाती है। जब आकांक्षा के सिर में दर्द होता था तो अंजलि उसका सिर दबाया करती थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी तो वो मोहिनी से कहती है, मोहिनी, आज मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मुझसे घर का काम नहीं हो पाएगा, तो आज तुम दोनों देवरानी घर का काम संभाल लो और खाना बना लो। क्यों? हम क्यों काम करें? हमें रसोई में खड़े होकर तुम्हारी तरह काला होना है क्या? तुम काली हो यही काफी नहीं है? हम कोई काम नहीं करेंगी, समझी जेठानी जी? हाँ, काम तो सारा तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद सारा काम कर लूंगी। बेचारी जेठानी को अपने घमंडी देवरानियों के मुंह से ये सुनकर सारा काम खुद करना पड़ता है। सास भी उसकी कोई मदद नहीं करती। शाम के वक्त
खाना बनाकर वो जैसे ही रसोई से बाहर आती है तो गिर पड़ती है। इतने में उसका पति लक्ष्य उसे देख लेता है और उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और कहता है, अंजलि, ये क्या हालत बना रखी है? देखो तो कितना बुखार आ रहा है। हर वक्त यहाँ पर तुम काम करती रहती हो और वो दोनों देवरानियां कोई काम नहीं करती। अब तुम कल घर चली जाना, समझी? अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर मैं घर चली गई तो यहाँ का काम कौन करेगा? क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं करता काम। मैं तुम्हारी ये हालत और नहीं देख सकता। मैं कल ही तुम्हें मायके छोड़ दूंगा। जिसको खाना खाना है वो खुद बना लेगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो जब किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी? ये बोलकर वो अपनी पत्नी को बुखार की गोली लाकर खिला देता है। उसके सिर पर हाथ रखता है। अगले दिन उसे लेकर जा रहा होता है तो कविता कहती है, जोरू का गुलाम कहाँ ले जा रहा है इसे? माँ, अंजलि की तबीयत खराब है और मैं इसे मायके ले जा रहा हूँ। कुछ दिनों तक वो वहीं रहेगी। ऐसा कहकर लक्ष्य उसे मायके ले जाकर छोड़ देता है, जहाँ उसकी माँ उसका ख्याल रखती है। वहीं घर में भूख लगने पर दोनों देवरानियों को गुस्सा आता है और वो सास को ऊंची आवाज में कहती हैं, ओह माँ जी, रसोई में खाना क्यों नहीं बना हुआ? भूख लग रही है, जल्दी से कुछ बना कर लाओ। ये तुम कैसे बोल रही हो मुझसे? और आज वो काली बहू नहीं है तो तुम दोनों ही खाना बनाओ मिलकर। क्या बोला आपने? हम खाना बनाएंगे? क्यों? चुपचाप जाती हो या नहीं बनाने? मैं नहीं जाऊंगी, तुम बनाओ। अच्छा, अभी बताते हैं आपको। ऐसा बोलकर मोहिनी कविता का हाथ मरोड़ देती है, जिससे उसका हाथ दर्द हो जाता है। दोनों बहू उस पर एक साथ मिलकर चिल्लाती हैं और मजबूरन कविता को अपनी घमंडी छोटी बहू की बात सुनकर उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। फिर घर की सफाई करनी पड़ती है। 2 दिन तक दोनों घमंडी देवरानियां कविता से घर के सारे काम करवाती हैं। शाम को खाने के बाद आकांक्षा कहती है, ओ बुढ़िया माँ जी, जूठे बर्तन कौन साफ करेगा? इसको भी करो। यकीन नहीं होता मुझे कि तुम दोनों वही बहू हो जिसकी मैं हमेशा तरफदारी करती थी, प्यार करती थी। और एक वो है जिसने बीमार होकर भी घर का काम किया, कभी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया, ना मेरे से एक गिलास उठवाया। तुमसे अच्छी तो वो निकली। बड़ा अफसोस हो रहा है काली बहू के लिए। हाँ, हो रहा है, क्योंकि मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। ये सुनकर आकांक्षा कविता को धक्का मारती है। वो गिरती है कि अंजलि आकर उसे संभाल लेती है और कहती है, माँ जी, आपकी ये हालत कैसी हुई? शर्म नहीं आती तुम दोनों को माँ जी के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं आती शर्म, क्योंकि ये तुम्हारे साथ ऐसे ही करती थी। अब जो हम करते हैं वो इनसे ही तो सीखा है। जो बोया है वो काट भी लेंगी, और ये इसी के लायक हैं। बहू तू आ गई, मुझे बचा ले इनसे। ये मुझ पर बहुत अत्याचार कर रही हैं। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ जो भी किया आज मुझे उसका पछतावा हो रहा है। माँ जी, आपने जो किया उसे भूल जाइए, क्योंकि मैंने भी सब भुला दिया है। लेकिन आपके साथ जो हुआ ये तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम दोनों घमंडी हो बहुत, और तुमने माँ जी के साथ जो किया है, या तो उसकी माफी मांग लो या देवर जी को कहकर मैं तुम्हें इस घर से निकलवा देती हूँ, क्योंकि वो ये सुनकर तुम्हें इस घर में तो नहीं रहने देंगे। दोनों को अपनी जेठानी की बात सुनकर अपनी गलती का पछतावा होता है और वो पैरों में गिरकर माफी मांगती है। नहीं नहीं जेठानी जी, आप ऐसा मत करना। हम अब कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए, जो हम दोनों ने आपके और माँ जी के साथ किया। माफ कर दीजिए माँ जी। ठीक है, मैंने माफ किया, क्योंकि मेरी अंजलि बहू ने भी मुझे माफ कर दिया। अपनी गलतियों का पछतावा होने के बाद सास बहू फिर से एक नई शुरुआत करती हैं, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगती हैं।